ये जो 32 डिग्रियां हैं, हम पूरी डिग्रियों का नाम लेंगे तब तो काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन इनकी जो मुख्य डिग्रियां थी पीएचडी, खासकर हमारे जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं या पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, इनसे मैं गुजारिश चाहूँगी कि बहुत अच्छे से सुने, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बाबा साहब की जो डिग्रियां थी वो पीएचडी, डीएससी और एलएलडी। एलएलडी का मतलब है कि उच्च कानूनी डिग्री, जिसको लेगम कहा गया है, अमेरिका की कानूनी डिग्री का सबसे बड़ा डिग्री है। और जैसे आप पूछेंगे कि डीएससी क्या है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जिसको भौतिक हस्ताक्षर का इलेक्ट्रॉनिक रूप, और पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, मतलब विशेष क्षेत्र में जो पीएचडी तो हर कोई बोल लेता है, लेकिन उसका जो डेफिनेशन है कठिन है। वो विशिष्ट क्षेत्रों में मौलिक शोध के लिए डिग्री दी जाती है। साथियों, तो इस तरह की बाबा साहब की बहुत सारी उपलब्धियां हैं। फिर भी आप जानते होंगे ये हर वर्ष आज के ही दिन क्यों और किस लिए कौन कौन लोग मनाते हैं, ये आवश्यक बात है। क्योंकि भारतीय संविधान में बाबा साहब ने जो भूमिका निभाई, जिस ग्रंथ को आप पढ़ते हैं दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है, क्योंकि ये बाबा साहब स्वतंत्र भारत के इस देश के प्रथम कानून मंत्री बने। ये देश 1947 को आज़ाद हुआ और इसके बाद जो आम चुनाव हुआ तो 91 में 1951 में बाबा साहब को प्रथम कानून मंत्री बनाया गया। लेकिन बहुत कम समय में ही बाबा साहब ने इस पद से इस्तीफा दे दिया। उसका वजह क्या था, ये इस बात को समझने की जरूरत है। साथियों, बाबा साहब ने एक क्वेश्चन रखा था, जिसको कथित सत्ता पक्ष के या जो प्रभावशील लोगों ने उस बात को स्वीकार नहीं किया। उनका इस्तीफा देने का मतलब था कि उन्होंने हिंदू कोड बिल लाया, जिस पर बाबा साहब ने असहमति जाहिर की। इसके वजह से उन्होंने कम समय में ही कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया उन्होंने। और 1955 में, इसके पहले उन्होंने भारतीय बौद्ध समाज की स्थापना की और 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। साथियों, भारतीय संविधान निर्माण के प्रारूप समिति के ये प्रथम चेयरमैन बने इस देश के 29 अगस्त 1947 को और 26 जनवरी 1949 को इस देश का संविधान बनकर तैयार हुआ स्ट्रक्चर, और 26 जनवरी 1950 को ये देश हमारा, इस देश में ये संविधान, इतना बड़ा विशाल संविधान लागू हुआ। साथियों, ये इनके अथक प्रयासों का एक परिणाम है जिनको कहते हैं। और इस संविधान को बनने में आप लोग सब जानते हैं, पढ़ने वाले तो जानते ही होंगे कॉलेज के या और भी जो शिक्षा वाले, कि हमारे इस संविधान को बनने में दुनिया का सबसे बड़ा इस ग्रंथ को लिखने में कितना समय लगा। तो साथियों, इस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर ये संविधान लागू हुआ इस देश में। और इस संविधान के अंदर शुरुआती दौर में जैसा इसके पहले हमारे एक वक्ता ने कहा था, 395 अनुच्छेद 15 और 8 अनुसूची, 22 भाग, लेकिन सबसे ज्यादा अनुच्छेद हमारे एसटी और एससी के हित में बाबा साहब ने लिखा। 63 अनुच्छेद हमारे हितों में लिखा, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 40, आर्टिकल 41, 42 में हम आते हैं। हम 42 के अंतर्गत अनुच्छेद 42 में हमारी ट्राइबल होने की बात है। तो ये बाबा साहब की उपलब्धियां थी। और साथियों, ये तो उनकी जीवनी का विषय हो गया संक्षेप में, लेकिन इस बीच हम कहना चाहेंगे कि जहां इंसान इंसान में भेद है, जहां इंसान इंसान में भेद है, उस पुस्तक का नाम वेद है। और जहां इंसान इंसान एक साथ रहते हैं, उस ग्रंथ का नाम संविधान है।
आज की स्थिति में हमारे जो बहुत सारे करेक्शन या संशोधन हुए उनमें अभी वर्तमान में 448 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूची है और 25 भाग हैं और 5 परिशिष्ट हैं। परिशिष्ट का मतलब होता है एक नयापन आता है इसमें कि परिशिष्ट का मतलब पूरक या अवशेष, किसी चीज की बची हुई चीज। ये बाबा साहब ने इतना बड़ा दर्शन दिया, ये रास्ता बताया आपको चलने फिरने का। अब सवाल एजुकेशन का आता है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, बाबा साहब ने लिखा है। लेकिन वो शिक्षा कैसी होनी चाहिए? व्यवहारिक शिक्षा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है शिक्षा सब कुछ नहीं है, शिक्षा तो बहुत जरूरी चीज है। अगर आप में व्यवहार नहीं है, व्यवहारिक शिक्षा नहीं, तो शिक्षा के हर पढ़ा लिखा व्यक्ति जागृत हो जाए ऐसा नहीं है। डिग्रियां तो बहुत सारी हैं, पढ़ा लिखा होना और जागृत होना ये दोनों चीजों में अंतर है। इस बात को समझना है आप लोगों को कि पढ़ा लिखा होना और जागृत होना ये बहुत है। पुस्तकीय ज्ञान तो हर कोई किसी के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शिक्षा और जागृति के 5 सिद्धांत होते हैं। अपने दोस्त की पहचान और अपने दुश्मन की पहचान होना चाहिए, अपनी ताकत और अपनी कमजोरी मालूम होना चाहिए, दुश्मन की ताकत और दुश्मन की कमजोरी मालूम होना चाहिए, और 5वां है कि अपने महापुरुषों का इतिहास मालूम होना चाहिए। ये बाबा साहब ने कहा था, व्यवहारिक ज्ञान जिसको कहते हैं। और बाबा साहब का जो एक उद्देश्य था, बाबा साहब का एक लक्ष्य था कि इस देश में ऊंचे नीचे छोटे बड़े लोग कैसे रहते हैं। छोटे बड़े का मतलब मेरा एक भौतिक मापदंड से नहीं है कि इस देश की जो विषमता है, इस देश की जो छुआछूत, नीच ऊंच नीच, गैप, कम्युनिकेशन गैप, ये आदिवासी, ये हरिजन, ये चमार, ये डोमार, ये दलित, ये इस तरह की जो विषमता थी देश में, एक व्यापक रूप में एक बहुत बड़ा वायरस के रूप में फैला हुआ था, जिसके शिकार आज भी हम लोग हैं। इस बात को मिटाने के लिए बाबा साहब का जो उद्देश्य था, समता और समानता स्थापित करना, क्षमता और स्वतंत्रता स्थापित करना, और विशेषकर जो आदिवासी है, दलित है, अन्य वंचित वर्गों के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त करना, ये बाबा साहब का उद्देश्य था। साथियों, ये है बाबा साहब का। और जहां तक रहा सवाल बौद्धिस्ट और धम्म, बौद्ध और अम्बेडकरवाद, ये दोनों में अंतर है। विद्वान और तर्कवान, इन दोनों में भी जमीन आसमान का अंतर है। कि देखिए, विद्वान बहुत सारे लोग हो सकते हैं लेकिन तर्कवान कम होते हैं। बौद्ध बहुत से हो सकते हैं लेकिन अम्बेडकरवादी कम होते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर अम्बेडकर नहीं होते तो बौद्धिस्टों की जानकारी नहीं होती। ये बाबा साहब का दर्शन था साथियों। और आज के परिवेश में, इस देश में जो एक व्यापक और जबरदस्त कई तरह की जो इस कौम के ऊपर खासकर हमारे ST SC आदिवासी हरिजनों के ऊपर इस देश में जो एक विषम परिस्थिति पैदा हुई है, एक तासीर पैदा हुई है, जिसमें आप लोग भयावह की जिंदगी जी रहे हैं। दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं, उदाहरण के तौर पे नक्सलाइट आदिवासियों को बनाया जाता है। ये सच्चाई है, अभी फिलहाल कुछ ही दिनों की बात है, लेकिन आदिवासी नक्सलाइट नहीं होता, उसको बनाया जाता है। ये समस्या है देश के अंदर कि बहुत सारे उदाहरण हैं, हम गिनाएंगे एक तरफ से तो मैं समझता हूं कि ये हमारी डायरी भग जाएगी। फिलहाल की बात है, कुछ ही देर पिछले 9 मार्च में हिरन परते का नाम आपने सुना होगा, जो बैगा जनजाति का था, वो आदिवासी था, लेकिन उसको नक्सलाइट बनाया गया।
आश्चर्य होगा आपको। इस बात को बहुत अच्छे से समझना, खासकर ये जो पढ़ी लिखी बच्चियां हैं ना, बहुत बातें करती हैं। देखिए, आप सिलेबस से हटके भी कुछ चीजों का अध्ययन किया करें, है ना। आप लोगों की लंबी सफर है। नक्सलाइट आदि आपको पता है इस समय कितना मतलब विकराल आने वाला है, कितना खतरनाक समय आप लोगों के लिए आने वाला है। हमारा तो आधे से ज्यादा कट गया, आप लोगों को लंबे सफर तय करना है, समझ रहे हो ना। जिस आदिवासी को 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था नहीं है, उसको नक्सलाइट बनाकर गोली में उसकी हत्या, फर्जी इनकाउंटर में पुलिस ने उसको हत्या कर दी। उस आदिवासी के पास, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ ऐसे आदिवासी हैं जिनके पास 2 जून की रोटी नहीं है। उस आदमी के पास SLR जैसे संगीन शस्त्र जिसकी कीमत 5-10 लाख रुपया है, वो कहां से आएगा? उसको नक्सलाइट बनाया जाता है फर्जी इनकाउंटर करके। हाग फोर्स ने उसकी हत्या की। BNS की धारा 101 का अपराध है। उस फर्जी इनकाउंटर हत्या करने वाले को आरोपी बनाना चाहिए। यह है कहानी सर। इन बातों को समझना पड़ेगा, अच्छे से समझना है, क्योंकि ये गाना बजाना कार्यक्रम भाषणबाजी आप लोग सुनते रहते हैं, बहुत सारे सुनते हैं, एक से एक वक्ता आते होंगे और आप लोगों की चीजें बताते होंगे। आदिवासी आज की जो स्थिति में, आज का जो परिवेश है, ये आने वाला समय और भी खतरनाक है। ये शुरुआती दौर है, आप लोग सुरक्षित नहीं है। ये कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राएं स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, जरूरी नहीं कि वहां से वो सुरक्षित आ जाएं। आप लोग सोचिए जरा, बहुत सारी घटनाएं होती। आज तो यहाँ हमारी बाहुल्यता है तो कुछ हद तक हम लोग सुरक्षित हैं। और आदिवासी और दलितों की जो जमीन है वो बंदूक की नोक पर छीनी जा रही है, आपको पता होना चाहिए। क्या करोगे? कौन बचाएगा आपको? कैसे सुरक्षित रहोगे? समस्या इस बात की है। बचाने वाला कौन है? इस समाज का चालक, पालक और मालक कौन है? आपके चुने हुए, आपके ऊपर समस्या आएगी, कोई नेता मंत्री संतरी नहीं बचाएगा। ये सच्चाई है। आप देख रहे होंगे हिरन परते की कोई बात रखा क्या? कोई नहीं रखा। नक्सलाइट बना दिए। नक्सलाइट बनाने के बाद बोलते हैं नक्सलाइट बनाकर उसको गोली मार दी, हत्या कर दी। इसके बाद बोलते हैं कि वो समर्थक था। गोली मारने के बाद पहले नक्सलाइट था, इसके बाद वो समर्थक बना दिए। मर गया तो मरने के बाद उसको 10 लाख रुपए की मेंटेनेंस की राशि उसको क्षतिपूर्ति के लिए दिया जा रहा है। ये क्या है? दोहरी नीति। ये राजनीतिक भाषण नहीं है, ये सच्चाई है। अभी किसी बंदा ने कहा था कि ये राजनीतिक मंच नहीं है, ऐसा नहीं है। समाज के लोग बैठते हैं, वहां हर विषय पर चर्चा की जाती है। इस बात को कोई बताता है क्या? जुर्म और जुर्मी, आरोपी और आरोप, इसको जो सहयोग करता है वो भी सह आरोपी होता है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये कानून कहता है। जब पहले तो वो नक्सलाइट बना दिए, मार दिए, उसकी हत्या कर दी, बाद में समर्थक बना दिए। समर्थक बनाने के बाद 10 लाख रुपए की मुआवजा राशि देते हैं, मेंटेनेंस देते हैं। क्या है ये? कोई आरोपी को प्रोत्साहन राशि देता है क्या? कोई नक्सलाइट को पैसा देता है क्या? ये क्या है? हमारा कहने का मतलब ये है साथियों, हिरन परते की जो है बात, कोई किसी ने नहीं रखा। अगर रखा तो हमारे गौंडवाना आंदोलन के लोगों ने इस बात को रोड में रखा। हमारे तो चुने हुए बहुत सारे लोग हैं, सच्चाई को बताना पड़ेगा। 15 और 47 लोग हैं। क्या सदन में हिरन परते की बात किसी ने रखा? क्या नहीं रखा? ये सच्चाई है। आज तक बेचारा गरीब आदमी था, वो जंगल गया था। जंगलों के वनाश्रित लोग हैं, जंगलों से 24 घंटे हमारा गुजारा होता है। और अभी नया वन कानून आने वाला है 23 में, जो अडानी अंबानी के हाथ में होगा। प्रत्येक बीट में सशस्त्र गार्ड होंगे, उसके निजी बंदूकधारी। आप जंगल से एक कंकड़ भी नहीं उठा पाओगे, उसको गोली मारने का आदेश रहेगा। साथियों, ये है समय, ये समय आने वाला है। इसलिए कहते हैं ये जो भारत है, ये जो देश है, ये 2 प्रकार का देश है। 2 भारत हैं। आप कहोगे कि कैसे 2 भारत हैं? भारत तो एक ही है। नंबर 1 सुखी भारत और दूसरा दुखी भारत। सुखी भारत में वो लोग रहते हैं, साधन संपन्न लोग, शोषक लोग, शोषण करने वाले लोग, छल छदम कपट करने वाले, सत्ता के कुर्सी में बैठने वाले, वो सुखी भारत में लेके। दूसरा है दुखी भारत। दुखी भारत में वो लोग रहते हैं
जो शोषित है, लाचार है, गरीब है, अशिक्षित है, तमाम तरह के दुख दर्दों से ग्रसित आदमी दुखी भारत में रहता है, ये सच्चाई है। साथियों, आप लोग, हमारी जो सोच होती है बड़ा एक नेगेटिव सोच होती है, मतलब बहुत छोटी सोच कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरे अकेले करने से क्या होगा, ना लोग सुधरेंगे ना व्यवस्था सुधरेगी। ऐसा नहीं है। काश हमारे पुरखा लोग अगर ऐसा सोचे होते तो ये कारवाई यहां तक नहीं पहुंच पाता। संगठन आप कितनों चलाओ, संगठन और आंदोलन बहुत सारे, इस देश में 30 लाख संगठन काम कर रहे हैं जो गैर सरकारी हैं, और 7 लाख संगठन हमारे काम कर रहे हैं। कहां कहां काम करोगे, कितने जगह बटोगे? आपके शरीर को अगर 4-5 टुकड़े कर देंगे तो आपका शरीर निष्क्रिय हो जाएगा, काम करेगा क्या? नहीं करेगा। 7 लाख संगठनों में कहां कहां किस संगठन में रहोगे? हर संगठन का जो बायलॉज है, दस्तूर है, आपके घर का दस्तूर अलग है, मेरे घर का दस्तूर अलग है, मैं अपने घर के अंदर की चीजों को मैं जानूंगा। लेकिन 30 लाख गैर सरकारी संगठन हैं देश में। ये समस्या है, विकट समस्या है। कोई हमारे मंडला जिले में 35 के आसपास हमारे ट्राइबल आदिवासी संगठन हैं, हमारे ही लोग, और उन संगठन में कौन करते हैं? हमारे लोग ही काम करते हैं। हमारी विचारधारा कैसे एक होगी, तब हम जाके लड़ेंगे। जब तक हमारी विचारधारा, एक सोच, एक विचारधारा, एक प्लेटफॉर्म में नहीं बैठेंगे तो आप लोग कुछ भी करते रहिए, आप लोगों को ऐसे ही तोड़ा जाएगा, ऐसी हत्याएं करते रहेंगे। कोई नक्सलाइट बना देगा, कोई माओवादी बना देगा। अरे 5-10 लाख रुपए की SLR, उसको पकड़ा दिए बेचारों को। SLR की कीमत, ये पुलिस वाले अगर होंगे उनको बखूबी मालूम है कि SLR बंदूक क्या होती है, कहां से आया, अगर है उसके पास से जब्त की गई तो बंदूक कहां से आया, किसने दिया, ये जांच का विषय है। ऐसा नहीं है, जो नहीं जानते उनको लोग बताते रहते हैं, ये समस्या है साथियों। और इसीलिए कहते हैं नीति और नियत में अंतर होता है। नीतियां कितनों अच्छी बना लो, अगर उस नीति बनाने वाले की नियत साफ नहीं है तो उन नीतियों का कोई मतलब नहीं है। साथियों, ये देश संविधान से चलता है, किसी धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक पुस्तक से नहीं चलता है, धर्म शास्त्रों से चलता है, लेकिन देश संविधान से चलता है। हमारी लड़ाई, कहने का मतलब कि हमारी लड़ाई धर्म की नहीं है, हमारी लड़ाई विचारों की है, धार्मिक लड़ाई नहीं है। हर किसी के लिए राइट है। आर्टिकल 14 कहता है, आर्टिकल 15 कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 25 में है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ राज धर्म नहीं है। आपको जो लगे वो खाओ, जो लगे, जिसको लगे उसको मानो। सरकार ने तय नहीं किया है कि ये धर्म है, इसको आपको मानना पड़ेगा, बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 25 कहता है। अनुच्छेद 19 में बोलने का अधिकार है, सभा सम्मेलन करने का। आज मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो बाबा साहब की देन है। आर्टिकल 19, सभा सम्मेलन शांतिपूर्ण ढंग से हम कर सकते हैं किसी भी जगह, और आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19(1)(a) हमको बोलने का अधिकार देता है। इसलिए मैं मंच में ये माइक पकड़ के बोल रहा हूँ। साथियों, हमारे इस देश में रहने वाले सभी लोग, हमारी जीवन जीने की शैली अलग अलग हो सकती है, लेकिन सबसे पहले इस देश में हम लोग एक साथ रहते हैं। इस देश का तस्वीर ये है। लोग तो यहाँ, कोई कहता है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कोई कहता है सेकुलर कंट्री बनाएंगे, तरह तरह की बातें होती हैं, उस पर नहीं जाना है। आज तो हम बाबा साहब की जन्म जयंती पर यहाँ पर उपस्थित हैं, इसलिए क्योंकि एक खास बात बताऊंगा आप सब लोगों को, खासकर हमारे युवा लोगों को, कि जिस समाज की सामाजिक समस्या है, साथियों, जिस समाज की सामाजिक समस्या है उस समाज की समस्या ही समस्या है, और जिस समाज की सामाजिक समस्या नहीं है उस समाज की कोई समस्या नहीं है। ये बिल्कुल सही है। इसलिए अभी आपने, किसी ने पूना पैक्ट की बात की थी, ये समाज आज से नहीं, ये 1300 और 1500 ईस्वी के आसपास से हमारे लोगों के साथ भेदभाव किया गया है, और अभी भी आज भी हो रहा है। उस समय से आज भी पूना पैक्ट 1932 क्या है?
पूना पैक्ट के बारे में हमारे कॉलेज के स्टूडेंट जानते होंगे, इनके सिलेबस में है। पूना पैक्ट क्या है पढ़ तो लिया आप सिलेबस के हिसाब से, लेकिन एक्चुअल में क्या है? पूना पैक्ट में हमारे साथ हुआ क्या? पूना पैक्ट में बाबा साहब ने हमारे इस दलित कौम को, आदिवासियों को, हरिजनों को 2 वोट का अधिकार दिया था, जिसको गोलमेज सभा कहा गया था। वहां पर 2 वोट देने का अधिकार किनको? अभी आप लोग इस बात को सुने भी होंगे, समझे होंगे कि भाई हम लोगों को 2 वोट कैसा?